हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो वो सारे एमसीक्यूज हम हल करेंगे कि कैसे एमसीक्यूज आप लोगों को आएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं, कैसे है और इसे हम कैसे पॉइंट्स, कैसे हम लिखेट एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ अभी इस लेक्चर में है। आप लोग देखें और आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मुझे फायदा हो और आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट पॉइंट ये लिखो कि कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। किसी ने भी पूछा, कहां पे भी आया कि कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आप लोगों ने कहना है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन से मोशन के लिए ये वैलिड है? दीज इक्वेशन आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ना हो तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। These equation only valid for uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स that acceleration is constant. E is constant and A is constant means no change, no change in magnitude, न तो कोई मैग्नीट्यूड में चेंज है, नो चेंज इन डायरेक्शन और न कोई डायरेक्शन में चेंज है। ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? जिस एक्सेलरेशन के ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो और न कोई डायरेक्शन में चेंज हो, ऐसे एक्सेलरेशन को कहते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब अगर ऐसा मोशन कर रहा है एक बॉडी कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड है। इसके अलावा किसी मोशन के लिए वैलिड नहीं है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। अगर हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन हो मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। दीज इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैं एग्जांपल देता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। फॉर एग्जांपल फ्री फॉल मोशन, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल मोशन के लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि फ्री फॉल मोशन में आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन g के बराबर होती है। ठीक है, यानी 9.8, या सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या लेते हैं? 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड में हमेशा कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी हमेशा डाउनवर्ड रहती है। तो दिस इज द कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगेन एक्सेलरेशन क्या है? g है, g के बराबर 9.8 या 10 के बराबर, न तो डायरेक्शन में, डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड और वैल्यू 9.8 या 10। तो इस तरह के मोशन जरूरी नहीं कि फ्री फॉल और प्रोजेक्टाइल हो, एंगुलर मोशन भी हो सकता है जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, इस तरह हम लीनियर मोशन भी कर सकते हैं जिसमें ए कांस्टेंट हो। लेकिन कौन से मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर किसी ने पूछा कि मुझे एग्जांपल दे दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, तो आप एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल फ्री फॉल मोशन या फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अच्छा कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अच्छा अगर एमसीक्यूज में आया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, तो आपने ये नहीं कहना है कि बस सर जी 3 इक्वेशन है, इसमें जो फर्स्ट हुआ, जो सेकंड हुआ, जो थर्ड हुआ। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड सेकंड रहेगा, थर्ड थर्ड रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? ये पहले मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए लिखता हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, पहले तो ये नोट कर लो कि ये फर्स्ट रहेगा, इसको फर्स्ट आप कहेंगे। अगर एमसीक्यूज में आया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि बस 3 इक्वेशन है जिसमें फर्स्ट हो सेकंड थर्ड हो, नहीं, फर्स्ट फर्स्ट रहेगा, सेकंड सेकंड रहेगा, थर्ड थर्ड रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। ठीक है, ये आपने याद करना है कि फर्स्ट कौन सा वाला है, सेकंड कौन सा वाला है, थर्ड कौन सा वाला है। अब देखो, अगर फर्स्ट को मैं देखूं तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और ए एरोहेड। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा वो फिर मैं लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो इसको भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर थर्ड को मैं देखूं ना, थर्ड को, तो थर्ड को मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर एंड टू वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस और डॉट, बट हियर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर मल्टीप्लाइड बाय डॉट, ये डॉट के साथ। तो ये ए एस एक्चुअल हम लिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल है ए डॉट एस। क्या है? ए डॉट एस। और ये वी एफ स्क्वायर जो है ना, ये कैसा है? ये वी एफ डॉट वी एफ है। और ये वी आई स्क्वायर जो है माइनस वी आई स्क्वायर, ये वी आई डॉट वी आई है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन थर्ड। और अगर मैं देखो तो ये इक्वेशन थर्ड जो है ना, इसको स्केलर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर इक्वेशन। क्यों कहते हैं इसको स्केलर इक्वेशन? बिकॉज इसकी अगर मैं ये साइड देखो, दिस इज द स्केलर। क्यों स्केलर है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर ही आता है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी स्केलर है, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी स्केलर है। तो ये नोट कर लो कि दिस इक्वेशन इज स्केलर इक्वेशन। और अगर मैं ये दोनों देखो तो इसकी ये साइड वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर प्लस वेक्टर, जबकि स्केलर इज इक्वल टू स्केलर प्लस स्केलर। तो दिस इक्वेशन इज स्केलर इक्वेशन एंड दीज टू इक्वेशन आर वेक्टर इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में स्केलर इक्वेशन कौन सा है, तो स्केलर इक्वेशन कौन सा है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्केलर इक्वेशन। स्केलर इक्वेशन का मेरा मतलब क्या है? स्केलर इक्वेशन का मतलब है कि इनके सारे टर्म स्केलर है। ये टर्म देखो स्केलर है, ये टर्म देखो स्केलर है, ये टर्म देखो स्केलर है। और वेक्टर इक्वेशन का मेरा मतलब है कि इनके सारे टर्म वेक्टर है। दिस इज वेक्टर, 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 दिस इज वेक्टर। ठीक है, यहां पे हम वेक्टर और स्केलर सिर्फ मैंने आप लोगों को बताए हैं, बाकी हमारा काम जो है एमसीक्यूज के साथ है। और एमसीक्यूज जो है वो हम स्केलर फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं, स्केलर फॉर्म से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? देखो, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो पहले आप लोगों ने ये नोट करना है कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करना है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करना है, ये देखना है। ठीक है, आप लोगों को जब आप लोग एमसीक्यूज पढ़ते हो ना, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ते हो, तो उस टाइम आपको कैसे अंदाजा होगा कि अब मैं ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा? जब आपको ये अंदाजा हो जाए ना कि मैं ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, फिर तो मसला हल हुआ ना, फिर तो ठीक हुआ, फिर आपको पता चला कि अब तो ये इक्वेशन में यूज करूंगा और इसके थ्रू हल करूंगा। लेकिन मुश्किल काम यह है कि वहां पे आपने डिसाइड कैसे करना है कि अब मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, अब ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन। तो यहां पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताता हूं कि आप लोगों को वहां पे पता चलेगा स्टेटमेंट से टेस्ट के दौरान कि अब मुझे कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना है। ये बहुत लाजमी बात है, ये बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अब जब आपको एमसीक्यूज आ जाए और उस एमसीक्यूज में नो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा स्टेटमेंट आपको आ जाए कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट के कोई जिक्र ना हो, वहां पे डिस्प्लेसमेंट की कोई जिक्र ना हो, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इस पे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे उसके स्टेटमेंट में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है? जब आपको एमसीक्यूज दिया गया हो और उस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में कोई डिस्प्लेसमेंट की जिक्र ना हो। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम, लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो कोई टाइम नहीं है, इसमें कोई टाइम नहीं है। अगर कोई टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करेंगे आप? नो टाइम। जब एमसीक्यूज में डिस्प्लेसमेंट की जिक्र हो, डिस्प्लेसमेंट की जिक्र हो लेकिन टाइम की जिक्र ना हो, टाइम का जिक्र ना हो, तो फिर आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। जब किसका जिक्र ना हो? टाइम का जिक्र। जब आपने एमसीक्यूज की जब आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो उस स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र तो है लेकिन टाइम का जिक्र नहीं है, तो आपने डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि अगर एमसीक्यूज में टाइम का जिक्र नहीं है तो इट मींस कि ये एमसीक्यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक दिया गया है। अच्छा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो तो यहां पे देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो जब आपको ऐसा एमसीक्यूज दिया गया हो जिसमें फाइनल वेलोसिटी की जिक्र ना हो, नो फाइनल वेलोसिटी, किसी फाइनल वेलोसिटी की जिक्र ना हो, तो आपने डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। देखो बहुत आसान तरीका है। आप बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैं अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूं। बहुत आसान तरीका है। जब आपको डिस्प्लेसमेंट ना दिया गया हो तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। जब फाइनल वेलोसिटी की जिक्र ना हो स्टेटमेंट में तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है, और जब टाइम का जिक्र ना हो किसी भी एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में तो आपने डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन सा इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा और कौन सा इक्वेशन को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये जबरदस्त पॉइंट है और ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। बाकी बहुत सारे एमसीक्यूज इस पे हल हुए हैं, वो आप लोग देख लो। मुझे यहाँ पे नहीं करना क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लगता है, लेक्चर लेंथी बन जाता है। इसलिए आप लोग सिर्फ गाइड में जाके यहाँ पे एमसीक्यूज देख लो, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेगा। वहां पे भी लोग टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट न दिया हो तो फर्स्ट, टाइम न दिया हो तो थर्ड, फाइनल वेलोसिटी न दिया हो तो सेकंड। अच्छा, अब मैं आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ये है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और थर्ड ये सेकंड फॉर्म ये है कि वी आई इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस ए टी। देखो, और तीसरा यह है कि ए बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, और फोर्थ यह है कि टी बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई ए। देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है और इस फॉर्म से हम अगर हमें ये दिया गया है तो फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, ये मैंने किया कर दिया, ये एटी को उधर शिफ्ट करके वी एफ माइनस एटी बना। यहाँ पे अगर हमें ये दिया गया है तो हम इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। और ये फॉर्म देखो, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इस तरह कर दिया कि ये इनिशियल वेलोसिटी को उधर शिफ्ट करके फाइनल माइनस इनिशियल बनाया, यहाँ पे 80 रह जाएगा, टी पे डिवाइड करके ए मुझे मालूम हो जाएगा। जब भी फाइनल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो और टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन मांगा हो, तो डायरेक्टली आप ये मालूम करो, ये इस्तेमाल करो। और यहाँ पे अगर मैं देखो फाइनल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो और टाइम को यहाँ पे आप मालूम कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म देखे, सेकेंड फॉर्म देखे, थर्ड फॉर्म देखे, फोर्थ फॉर्म देखे, चार फॉर्म मैंने लिख लिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के, लेकिन इस चार फॉर्म में कोई डिस्प्लेसमेंट की जरूरत, कोई डिस्प्लेसमेंट की जिक्र नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब यहां पे देखो, अगर मुझे ये इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन दिया हो तो मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को इजीली मालूम कर सकता हो। अब अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन को निकालना चाहो तो ये वी आई टी उधर शिफ्ट करके एस माइनस वी टी आई बन जाए, वी आई टी बन जाएगा। 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये इस तरह बन जाएगा 2n/s माइनस वी आई टी। थोड़ा खुद जो है प्रैक्टिस कर लो और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर पर तकसीम करो तो डिवाइड बाई टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। ये देखो, यहां से हम एक्सेलरेशन ए को निकाल सकते हैं। अब देखो, एक्सेलरेशन ए यहां से भी हम निकाल सकते हैं और यहां से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो आप यहां पे आपको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया है। लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो फाइनल वेलोसिटी की जगह मुझे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया गया है। तो यहां पे एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस हम निकालते हैं और यहां पे एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ फाइनल वेलोसिटी हम निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा और इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं तो वी आई को मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये टर्म उधर शिफ्ट करके एस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब टी पे डिवाइड कर लो तो इनिशियल वेलोसिटी को भी मैं निकाल सकता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं लेकिन फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से और टाइम से, और यहां पे मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन से और टाइम से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है, मैं यहां से टाइम भी निकाल सकता हूं, तो वो खुद आप लोग भी थोड़ा चेक कर लो कि टाइम कैसे निकाला जाता है। उस उधर शिफ्ट कर लो, फिर टी को कॉमन कर लो, फिर इस तरह आप लोग टाइम भी निकाल सकते हो। खुद थोड़ा जो है प्रैक्टिस कर लो। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे क्या दिया है, मुझे फाइनल वेलोसिटी दी हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, डिस्प्लेसमेंट दी हो, तो इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। कैसे? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2s, डिवाइडेड बाई 2s। देखो, अब अगर यहां पे मुझे एक्सेलरेशन दिया हो तो मैं डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकता हूं। इस बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, डिवाइड बाई 2a। अगर मुझे ये दिया है, ये दिया है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकता हूं। दिस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड को तो इस स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को मैं निकाल सकता हूं, अगर इसको मैं उधर शिफ्ट कर लो तो माइनस वी आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as माइनस वी एफ स्क्वायर। तो यहां पे नेगेटिव साइन में जरब दे दो तो वी आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस ए प्लस हो जाएगा 2as प्लस ए माइनस हो जाएगा तो वी एफ स्क्वायर माइनस 2as। तो इस तरह मैं इनिशियल वेलोसिटी को भी निकाल सकता हूं। देखो, अगर आप लोग देखें ना यहां पे, अगर आप लोग यहां पे देखें ना तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रिलेट करते हैं, एंटर रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? एंटर रिलेट। क्या करते हैं? एंटर रिलेट। एंटर रिलेट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, एंटर रिलेट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से? उसमें है डिस्प्लेसमेंट, उसमें है वेलोसिटी, उसमें है टाइम, उसमें है एक्सेलरेशन। ये जो क्वांटिटीज है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एंटर रिलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। वेलोसिटी यहाँ पे अगर मैं देखो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, टाइम है, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे मैं देखो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क यह है ना, फर्क कि कभी इस इक्वेशन के थ्रू आपसे इनिशियल वेलोसिटी मांगा जाता है, कभी इस इक्वेशन के थ्रू आपसे इनिशियल वेलोसिटी मांगा जाता है, कभी इस इक्वेशन के थ्रू आपसे इनिशियल वेलोसिटी मांगा जाता है। सिर्फ आप में इस तरह एबिलिटी होना चाहिए कि अभी इस एमसीक्यूज में मुझसे इनिशियल वेलोसिटी मांगा गया है, या मुझसे फाइनल वेलोसिटी मांगा गया है, या मुझसे
एक्सेलरेशन मांगा गया है या मुझसे टाइम मांगा गया है। ये चार क्वांटिटी है, या तो आपसे इनिशियल वेलोसिटी मांगा गया हो, या एक्सेलरेशन, या फाइनल वेलोसिटी, या टाइम, या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपसे मांगा गया हो। तो अब आपने वो इक्वेशन इस्तेमाल करना है जो इक्वेशन इस एमसीक्यूज को सूट करता है। तो कौन सा इक्वेशन एमसीक्यूज को सूट करेगा, तो वो मैंने पहले बता दिया है। आप फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू जो भी क्वांटिटी मालूम करना चाहते हो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, लेकिन आप फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू डिस्प्लेसमेंट को मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आप अगर सोच रहे हो कि मैं कौन सा इक्वेशन, तो आप गलत हो। डिस्प्लेसमेंट आप इस्तेमाल मालूम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें है ही नहीं। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकता हो, इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकता हो, एक्सेलरेशन मालूम कर सकता हो, टाइम मालूम कर सकता हो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी में ऐसे इक्वेशन के थ्रू मालूम ही नहीं कर सकता। तो अगर आपको एमसीक्यू में फाइनल वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो इस इक्वेशन को बिल्कुल इस्तेमाल भी नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन है, एक्सेलरेशन मालूम कर सकता हो, डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकता हो, फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकता हो, इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकता हो, लेकिन क्या नहीं मालूम कर सकता, टाइम मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको एंगुलर मोशन के लिए हम कैसे लिखेंगे, सिंपल बात है, वी एफ से ओमेगा एफ बनाओ, वी आई से ओमेगा आई बनाओ, ए से अल्फा बनाओ, एंड दिस इज टी। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एंगुलर मोशन के लिए हम कैसे लिखेंगे, एस से मैं थीटा बनाऊंगा, वी आई से ओमेगा आई बनाऊंगा, दिस इज टी प्लस हाफ और अल्फा और टी स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन। अच्छा, थर्ड को अगर मैं देखूं, टू ए एस बराबर है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो एंगुलर मोशन के लिए मैं कैसे लिखूंगा, टू अल्फा थीटा बराबर है ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एंगुलर मोशन। तो हम एंगुलर मोशन के लिए भी ये लिख सकते हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसे थीटा मालूम कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी या अल्फा या वगैरह, लेकिन सिर्फ एंगुलर मोशन के लिए हो जाएंगे। अच्छा, फ्री फॉल मोशन के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं, फ्री फॉल मोशन के लिए, तो फ्री फॉल मोशन के लिए कैसे हो जाएंगे, फ्री फॉल मोशन के लिए देखो, फाइनल वेलोसिटी वही ए वी एफ हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वही वी आई हो जाएगा, सिर्फ ये ए जो है ना, ये जी पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जी टी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस जी टी स्क्वायर। तो इस तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस की जगह हम एच लगाएंगे, हाइट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2 मैंने लगा लिया और ये जी लगा लिया ए की जगह, और एस की जगह एच लगा लिया, तो 2GH बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम फ्री फॉल मोशन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ मोशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। अच्छा, हम लिखते हैं यहां पे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फॉलिंग डाउन, फॉर अ फॉलिंग डाउन मोशन। फॉलिंग डाउन मोशन के लिए यानी फ्री फॉल मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेके, फॉलिंग डाउन मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेके, तो फॉलिंग डाउन के लिए क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और एच बराबर हो जाएगा वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और 2GH बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर।
ठीक है, दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग डाउन मोशन या फॉर फ्री फॉल मोशन। अब देखो ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग है या फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और इसको मैं नीचे गिरा देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नीचे गिरा देता हूं, फ्री फॉल मोशन ये करता है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट से मैं इस ऑब्जेक्ट को गिरा देता हूं। तो मुझे बताओ कि आफ्टर टाइम 2 सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी। देखो ये एमसीक्यूज आपको आया कि एक बॉडी को मैंने रेस्ट से फॉल किया और 2 सेकेंड के बाद उसकी फ्री फॉलिंग मोशन के दौरान फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो देखो आपने ये सोचना है कि मैं कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करूं। अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी एस में भी है और फाइनल वेलोसिटी एस में भी है, बाकी इसमें तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है और इसमें टाइम है, और अगर इसमें टाइम है और इसमें टाइम नहीं है तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा ना, मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। बाकी अगर दूसरी बात आप सोचे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट दिया गया है नहीं, कोई हाइट दिया गया है नहीं। अगर कोई हाइट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया हो तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूंगा। ये देखो तो सिंपल बात है, फाइनल वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर लो तो जीरो प्लस जी को 10 ले लो और टाइम को 2 सेकेंड ले लो तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 दूने 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको किया देता है, एमसीक्यूज दे सकता है। अच्छा, अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टेटमेंट दिया गया है, लेट सपोज कैसा स्टेटमेंट दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको मैं नीचे गिरा देता हूं, ठीक है, उसको मैं नीचे गिरा देता हूं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो इसके बाद उसकी जो टाइम है वो 5 सेकेंड गुजरा है। तो आफ्टर 5 सेकेंड मुझे हाइट बताओ या डिस्टेंस बताओ कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना हाइट या कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो इस एमसीक्यूज में एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी जी के बराबर है, वो तो गिवन है। तो इस एमसीक्यूज में एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस मुझसे मांगा गया है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस है h और थर्ड इक्वेशन में ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस h है, लेकिन अगर मैं देखो तो यहाँ पे टाइम का जिक्र है, टाइम का, और टाइम इस इक्वेशन में नहीं है, टाइम इस इक्वेशन में नहीं है। अब अगर इस इक्वेशन में टाइम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम है। अब अगर मैं देखो यहाँ पे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, h मांगा गया है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी की जिक्र नहीं है। अगर फाइनल वेलोसिटी की जिक्र नहीं है तो मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है और इसमें फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज में फाइनल वेलोसिटी की जिक्र नहीं है। तो कैसे मालूम करूंगा, h इज इक्वल टू वी आई टी, कितना, जीरो कर लो ये टर्म, क्योंकि वी आई जीरो है, अक्सर ये टर्म जीरो रहता है एमसीक्यूज में, ठीक है, अक्सर। तो क्या हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 1/2, g कितना है 10 ले लो और t कितना है 5 सेकेंड, स्क्वायर ले लो, तो h बराबर है 10/5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो h बराबर है 25×5 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर जो है ये हाइट हो जाएगा। तो आफ्टर 5 सेकेंड ये कितना हाइट कवर करेगा, 125 मीटर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं h को देखूं तो ये h किसके बराबर हुआ, ये 1/2 GT स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये h और t स्क्वायर के साथ क्या है, डायरेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि जितना लॉन्ग टाइम में आप h को मालूम करेंगे ना, इतना h ज्यादा आएगा। अगर 5 सेकेंड में h जो है कितना आ रहा है, 125 आ रहा है, तो 10 सेकेंड में, मतलब कि टाइम को मैं डबल कर दूं तो टाइम h कितना आएगा, इसका 4 टाइम आएगा, क्योंकि t का स्क्वायर है और t का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर 4, तो 125 को 4 में फिर जरब देंगे। तो ये जो हाइट है ये टाइम इंटरवल के साथ बाई स्क्वायर
डायरेक्ट है। अच्छा, इससे एक और बहुत जबरदस्त इक्वेशन निकलता है, वो आप लोग देखें। वो कौन सा है? h बराबर है 1/2 GT² और t स्क्वायर के इसके बराबर हो जाएगा, ये टू इधर शिफ्ट कर लो तो 2h डिवाइड बाई g, और ये t किसके बराबर हो जाएगा? 2h डिवाइडेड बाई g स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? 2 को इधर जरब कर दिया, 2h बना, g पे डिवाइड करा, 2h बाई g इज इक्वल टू t स्क्वायर, और दोनों को स्क्वायर रूट ले लिया तो दैट्स। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो टाइम इंटरवल और h स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को डायरेक्ट है। क्या मतलब हुआ? जितना ज्यादा हाइट से एक ऑब्जेक्ट आ रहा हो, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा इसको लगेगा, और अगर कम ज्यादा से सारी तो ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर कम हाइट से एक ऑब्जेक्ट नीचे हम गिरा दे तो ग्राउंड को पहुंचने में ये कम टाइम जो है इसको लगेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है और एक 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, दोनों को मैंने सेम टाइम पे गिरा दिए तो दोनों सेम टाइम T1 विल बी इक्वल टू T10। 10 किलोग्राम का टाइम और 1 किलोग्राम का टाइम सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके हाइट सेम है। तो दो बॉडीज हेवी हो या लाइट हो, दोनों लाइट हो, दोनों हेवी हो, या एक हेवी हो एक लाइट हो, टाइम इंटरवल जो है टू रीच द ग्राउंड ये सेम रहेगा अगर हमारे पास इन दोनों बॉडी की हाइट सेम हो। तो जो टाइम इंटरवल है फॉर टू रीच द ग्राउंड, द टाइम इंटरवल टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ये टाइम इंटरवल मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनर्शिया ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, जिस हाइट से हम इन दो बॉडीज को फॉल डाउन करते हैं। अगर ये हाइट सेम हो तो टाइम इंटरवल विल बी टेकन द सेम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे यह कहा गया है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने उस ऑब्जेक्ट को 100 मीटर हाइट से गिराया, 100 मीटर हाइट से उस ऑब्जेक्ट को गिरा दिया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ कि ये ग्राउंड के साथ कितने वेलोसिटी पे स्ट्राइक करेगा। तो अगर यहां पे देखो, यहां पे भी मैंने फाइनल वेलोसिटी को मालूम किया था, अब फिर से भी फाइनल वेलोसिटी मुझसे मांग रहा है, एक्सेलरेशन भी है 10, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, यहां पे हमारे पास जी भी है, और यहां पे हमारे पास एच भी है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या नहीं है? यहां पे हमारे पास टाइम की जिक्र नहीं है, यहां पे हमारे पास टाइम की जिक्र नहीं है, और अगर टाइम की जिक्र नहीं है तो मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अगर ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करोगे तो टाइम आपको चाहिए और यहां पे टाइम है ही नहीं। तो यहां पे मैंने फाइनल वेलोसिटी को मालूम किया था और यहां पे भी मैं फाइनल वेलोसिटी को मालूम कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मुझे टाइम दिया गया था और यहां पे मुझे टाइम दिया गया नहीं है। ठीक है, तो अगर टाइम नहीं दिया गया है यहां पे, अब यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं था और यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम ना हो तो फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल हुआ, और अगर टाइम मालूम ना हो तो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो और अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम ना हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हुआ। अब मैं क्या करूंगा? 2gh बराबर है vf² माइनस vi², तो सिंपली ये vi² को 0 कर लो तो vf² बराबर हो जाएगा 2gh, vf बराबर हो जाएगा 2gh² रूट, और vf बराबर हो जाएगा 2 × 10 × 100 और स्क्वायर रूट, ये ले लो, आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम हो जाएगा। अच्छा, यहां पे भी थोड़ा आप लोग देखो कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये h² के साथ क्या है? डायरेक्ट है, h² के साथ डायरेक्ट है। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट। और ये क्या कह रहा है कि जितने ज्यादा हाइट से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन करते हो, इतना ज्यादा फाइनल वेलोसिटी ये गेन करेगा, और अगर कम हाइट से आप एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, कम हाइट से आप एक ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन करते हो तो इतना कम फाइनल वेलोसिटी ये गेन करेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है गेन बाय द फ्री फॉल बॉडी विद व्हिच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड,
दिस डिपेंड अपॉन द हाइट फ्रॉम विच द बॉडी इज फॉल डाउन। जहां से हम इस बॉडी को फॉल डाउन करते हैं उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो इजी पॉइंट थे। पॉइंट कुछ दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने नोट करना है। दो टाइप के आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं ना, दो टाइप के एमसीक्यूज ऐसे क्वेश्चन ऑफ मोशन से, और अभी वो मैं हल करने जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त एमसीक्यूज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आ सकते हैं मैं पहले वो आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। देखो, एक एमसीक्यूज ये आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर आफ्टर इंटरवल, आफ्टर interval and during interval. These 2 points are very important point. These 2 points are very important point. आप लोगों को एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि एक बॉडी इस इंटरवल के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और इस इंटरवल के दौरान कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक आफ्टर इंटरवल है, एक ड्यूरिंग इंटरवल है, या एट इंटरवल लिख सकता है आप लोगों को। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जो है वो नोट कर लो। कैसे हम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि एक बॉडी है और उसको मैंने नीचे गिरा दिया, देखो उसको मैंने नीचे गिरा दिया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अक्सर इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 0 है, अगर हो तो फिर आप पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई की जगह, लेकिन अक्सर नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे गिरा दिया और जी की ए की वैल्यू जो है वो जी है, जी इज इक्वल टू 10 है, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है। तो आप मुझे ये बताओ कि आफ्टर 5 सेकेंड हाउ मच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। 5 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया है। तो कैसे आप मालूम करेंगे, कैसे ये आप लोग कैसे मालूम करेंगे? आफ्टर इंटरवल है ये, तो सिंपल बात है कि सर हमारे पास h बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू मैं हल करूंगा। अच्छा, h तो यहां पे भी है, h तो यहां पे भी है, लेकिन अगर यहां पे मैं देखूं तो मुझे टाइम गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है तो ये इक्वेशन मोशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सिंपल बात है कि सर h बराबर हो जाएगा, इस टर्म को 0 कर लो, 1/2 पुट कर लो और 1/2 और यहाँ पे 10 पुट कर लो और टी स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास h जो है वही 125 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 125 मीटर आफ्टर 5 सेकेंड। लेकिन अगर आपको कहा हो कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th सेकेंड, बल्कि ड्यूरिंग 5th सेकेंड, मैं 5th सेकेंड की बात कर लो, ड्यूरिंग 5th सेकेंड या ड्यूरिंग 5th इंटरवल। देखो मैंने आपसे कहा कि 2 पॉइंट है, एक आफ्टर और एक ड्यूरिंग। अच्छा, आफ्टर तो इसने 125 मीटर कवर किया है, लेकिन ये कितने सेकंड में? 1 2 3 4 5। फर्स्ट में इसने कुछ कवर किया, सेकंड में इसने कुछ कवर किया, थर्ड में इसने कुछ कवर किया, फोर्थ में इसने कुछ कवर किया और फिफ्थ में इसने कुछ कवर किया, और इन सारे को मिलके हमारे पास टोटल डिस्टेंस 125 मीटर आया है। ये आफ्टर 5 सेकंड है, या आफ्टर 5 इंटरवल है, या आफ्टर 5th इंटरवल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं 5वें सेकंड पे कितना इसने कवर किया है, 5वें सेकंड पे, तो 5वें सेकंड पे तो 125 कवर नहीं किया है बॉडी ने, 125 मीटर, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के भी कुछ ऐसा तो है। ये टोटल एज जो है ये किसके बराबर है? h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 के बराबर है, ये इसके बराबर है। ये टोटल 125 आ रहा है। ये h1 फर्स्ट सेकंड में जो कवर्ड हुआ है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। तो अब मुझे ये h5 मालूम करना है कि ये कितना है, यानी 5th इंटरवल के दौरान कितना है। तो ये मैं कैसे मालूम करूंगा? इसके लिए इजी जो है कैलकुलेशन है। ये मैंने आफ्टर 5th मालूम किया, अब मैं क्या मालूम करूंगा?
आफ्टर 4 मालूम करूंगा। आफ्टर 5 मैंने मालूम किया, ये आफ्टर 4 मैं कैसे मालूम करूंगा? आफ्टर 4, तो आफ्टर 4 क्या हो जाएगा? आफ्टर 4 सेकेंड। तो सिंपल बात है, ये 1/2 10 और 4 4 है 16, और ये 5 हो जाएगा, 5 और 16, 16 5 80, तो h बराबर हो जाएगा 80 मीटर। ये कितने टाइम है? ये आफ्टर 4 सेकेंड है, और ये कितने टाइम है? आफ्टर 5 सेकेंड। तो अगर मैं h इज इक्वल टू 125 मीटर से 80 मीटर निकालो तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 45 मीटर। 45 मीटर। तो फिफ्थ इंटरवल में इसने H5 कवर किया है, और H5 कितना है? 45 मीटर है। देखो, आफ्टर तो इजी है, इस इक्वेशन को डायरेक्ट इस्तेमाल करो, आफ्टर आपने मालूम किया। लेकिन ड्यूरिंग आप क्या करेंगे? टू एडजेसेंट इंटरवल में आप मालूम करेंगे। अगर आप फिफ्थ में मालूम करना चाहते हो ना, तो आफ्टर फिफ्थ, आफ्टर फोर्थ ये मालूम कर लो, इन दो को माइनस कर लो। अगर आप ड्यूरिंग फोर्थ मालूम करना चाहते हो तो आफ्टर 4 आफ्टर 3 मालूम करो और इनको माइनस करो। अगर ड्यूरिंग थर्ड मालूम करना चाहते हो तो आफ्टर थर्ड आफ्टर 2 मालूम करो, इनको माइनस करो। अगर ड्यूरिंग 10th मालूम करना चाहते हो तो आफ्टर 10 और आफ्टर 9 मालूम करो, इन दोनों को माइनस करो। तो एक होता है आफ्टर, वो तो जल्दी आप मालूम कर सकते, लेकिन जो ड्यूरिंग है या जो एट इंटरवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब हमने कैसे मालूम करना है? दो एडजेसेंट इंटरवल की जो डिस्टेंसेस है वो मालूम करना है आफ्टर वाले, तो उन दोनों को माइनस करके आपको एट का जो है वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।